नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम लोग बातचीत करेंगे पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और उसमें जो सबसे बड़े उसके जो कहा जाए वो युद्ध क्या, जो जेनोसाइड वहाँ हो रहा है, मानव संहार जो हो रहा है, उसके जो नियंत्रक हैं, जिनके हाथ जिनकी इच्छा से ये हो रहा है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। अब नेतन्याहू का ये बात तो आरंभ से ही है कि नेतन्याहू का इसमें कुछ व्यक्तिगत एजेंडा है और कुछ जो जन भावनाएं थीं वहाँ पर इजराइल में हमास के हमले के बाद उसके मुताबिक एक नेता के रूप में उसको सही ढंग से गाइड करने के बजाय वो जन भावनाओं को उभारते हुए उन्होंने ये बदला लेने की कार्रवाई शुरू की, जो देखते देखते एक आधुनिक समय में दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े मानव संहार में तब्दील हो गई। फिर नेतन्याहू की सरकार ने इसका दायरा फैलाया। ये बात पहले गजा में, जो कि फिलिस्तीन का इलाका है, वहाँ सीमित थी। इसके बाद उन्होंने लेबनान को अपने दायरे में ले लिया। लेबनान को इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो हिजबुल्ला समूह है, हिजबुल्ला समूह एक बहुत ही मजबूत, उसके पास बताया जाता है 1.5 लाख फाइटर्स हैं, लड़ाके हैं, और जो लगातार इस सदी में 2006 के बाद से इजराइल की मंशाओं पर पानी फेरता रहा है, जो भी, और वो एक उसके लिए बड़ी चुनौती बना रहा है। तो उन्होंने उसको निशाने पर लिया। पहला दौर बेशक नेतन्याहू के हाथ में रहा, जब उन्होंने हवाई हमले करके और हिजबुल्लाह के लगभग पूरे लीडरशिप की हत्या कर दी। लेकिन उसके बाद लेबनान में कहानी पलट गई। वहाँ दो तरह की बातें हो रही हैं पिछले महीने भर या 1.5 महीने से, सवा महीने से। एक तो इजराइल लगातार मानव संहार को जारी रखे हुए है, बमबारी रिहायशी इलाकों में, जिसमें बच्चे, महिलाएं, कभी 80, कभी 70, कभी 100 मारे जाते हैं। और लेकिन जो दूसरी कहानी है कि जो इसने जमीनी हमला करने की कोशिश की, इसकी थल सेना ने जो ये कोशिश की कि सीधे लेबनान की सीमा में जाकर और उनके इलाकों को कब्जा करके और वहाँ से बेदखल किया जाए हिजबुल्लाह को, वो कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ गई है। उसमें रोज के स्तर पर हिजबुल्लाह उनको नुकसान पहुंचा रहा है। दर्जनों उनके सैनिक मारे गए हैं, विकलांग हुए हैं, उनके दर्जनों टैंक नष्ट कर दिए गए हैं। और इसके साथ हिजबुल्लाह ने जो हवाई हमले तो उसे नहीं कहेंगे, लेकिन जो मिसाइलें दागी हैं, जो रॉकेट दागे हैं, यानी उसके पास फाइटर विमान तो नहीं है जिससे कि वो जाके बम गिराए, लेकिन जो मिसाइलें और ड्रोन और रॉकेट से जो अटैक किए हैं। अभी कल की खबर है, खुद इजराइल की सेना ने ये माना है कि उन हमलों में 7 इजरायली फौजी मारे गए। और जब कोई सेना ये कहती है, कोई संख्या बताती है, तो जाहिर है कि वो संख्या काफ़ी छुपा के बताई जाती है। इसी तरह गजा इलाके में ये देखने को आया है कि गजा का जो इलाका है, वहाँ पर भी इजराइल का जो मिलिट्री जो ऑब्जेक्टिव था, जो सैनिक उद्देश्य था, वो पूरा नहीं हो सका। आम लोगों को मारना, महिलाओं बच्चों को मारना, बुजुर्गों को मारना, ये कोई सफलता नहीं है। ये तो कोई भी जो मजबूत है, जिसके पास हथियार है, वो कर सकता है। सवाल ये है कि उनका ऑब्जेक्टिव था हमास को खत्म करना, और वो नहीं कर पाए हैं अभी तक, और इसकी कोई संभावना भी आगे नजर नहीं आती है। तो अब पिछले कुछ दिनों से इजराइल इस कोशिश में लगा है कि उसे एक ऐसी परिस्थिति मिले जिसमें वो दिखा सके कि वो युद्ध में उसके उद्देश्य पूरा हो गए हैं, वो विजयी हो गया है, और ये युद्ध खत्म हो जाए। इसके लिए अभी वहाँ का ही अखबार है हावेट, जो उसने बहुत मोटी हेडलाइंस में ये खबर छापी कि वहाँ की जो सेना है, सेना ने ये कहा है कि हम अभी जितना कर सकते थे कर लिया है। उन्होंने बाकायदा ये प्रस्ताव, और चूँकि अभी जब हमास ने हमला किया उसके बाद इजराइल में एक राष्ट्रीय सरकार बनाई गई, यानी सभी को मिलाकर, और उसमें जो
रक्षा मंत्री बनाए गए वो खुद सेना के जनरल रहे हैं, गैलेंट, वो आए। तो ये गैलेंट से लेकर और सेना के निचले कमांडरों के स्तर तक ये सहमति बनी है कि अब ये युद्ध हम लोग कहीं आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अब ये हमारे लिए नुकसान का सौदा बन रहा है। इसलिए फिलहाल जितनी उनका कहना है कि हमने जितना मकसद पूरा किया है उसको आधार बनाकर इजराइल इस युद्ध को रोक दे। नेतन्याहू अभी भी इसके लिए तैयार नहीं है। उसके बाद ये खबर आई कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने भी इस कोशिश में जुट गया है कि किसी तरह इस युद्ध को अभी रोक दिया जाए। उसके लिए एक अमेरिकी दूत मिस्र भेजे गए, मिस्र एक मध्यस्थ के रूप में काम करे इस कोशिश में। वहाँ पर एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें ये कहा गया कि इजराइल और हिजबुल्लाह में एक समझौता होगा जिसके तहत हिजबुल्लाह लड़ाई रोक दे और इजराइल भी लड़ाई रोक देगा। लेकिन उसमें एक शर्त डाली अमेरिका ने कि इजराइल को जब कभी संदेह होगा कि हिजबुल्लाह उस पर हमला करने वाला है या हिजबुल्लाह उसके खिलाफ जो हमलावर, जो मतलब ये जिसको वो आतंकवादी कहते हैं, आतंकवादियों को तैयार कर रहा है, तो वो उसको अधिकार होगा कि वो लेबनान के भीतर जाकर बमबारी करे या जैसे भी वो हमला करे। अब ये जाहिर है ऐसा प्रस्ताव है जो ना हिजबुल्लाह को मंजूर होगा, ना जो हिजबुल्लाह जिस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की जिस धुरी जिसमें ईरान है, जिसमें यमन का अंसारुल्लाह गुट है जिसे हुती कहते हैं, जिसमें इराक का इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स है और सीरिया के समूह हैं, ये इन लोगों को ये शर्त कैसे मंजूर होगी कि हम युद्ध रोक देंगे और इजराइल जब चाहे फिर वो हमला कर देगा जब उसको संदेह होगा। दूसरी बात जो इसमें गौर करने की है कि इजराइल जो है वो कोई भी उसने जो जहाँ भी उसने गजा में भी हालांकि इसके तहत युद्ध रोकने की बात है, लेकिन वो कोई भी ऐसा वादा, कोई भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा जो कि कुछ बीच बचाव करने वाले वहाँ पर लोग हों और जो इस युद्ध विराम के ऊपर नज़र रखें। तो ये पूरी तरह से ये इजराइल को बचाने वाला एक प्रस्ताव अमेरिका ने रखा। इसको मंजूर होने की कोई ना तो संभावना पहले थी ना अब है, क्योंकि इसको जब एक बार इसी तरह की कोशिश में ईरान आ गया और जब ये अमेरिका की तरफ से कहा गया कि वो लेबनान और ईरान के बीच में एक समझौता करा देगा और इसकी तहत दोनों लेबनान ने भी इस बात को, हिजबुल्लाह ने भी इस बात को मान लिया और उसी प्रस्ताव पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए उनके टॉप लीडर्स की मीटिंग हुई थी जहां इजराइल ने घात लगाकर हमला किया और उन सबको मार डाला। तो ये जब परिस्थितियां हैं तो जाहिर है कि इजराइल का जो अमेरिका का प्रस्ताव है वो स्वीकार नहीं होना है। अगर ये प्रस्ताव तो एक्सेप्ट नहीं होगा, अब रह गई बात कि जो इजराइल के भीतर जो स्थितियां बन रही हैं उसमें युद्ध को जारी रखना उनके लिए लगातार मुश्किल हो रहा है। और आज एक बहुत बड़ी खबर सुबह में अमेरिकी मीडिया ने दी है, उसके हिसाब से इजराइल में 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहाँ की पुलिस और वहाँ की सेना की संयुक्त टीम, मिलीजुली टीम ने गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने जो खुफिया जानकारियां अंदर की हैं उसको लीक किया। किसको लीक किया? जर्मनी का एक अखबार है द बिल्ड को उसने लीक किया उन लोगों ने। उसमें एक व्यक्ति नेतन्याहू का बहुत खास है और वो हर सुरक्षा मीटिंग में बैठता रहा है। उस व्यक्ति के बारे में नाम नहीं बताया गया है, उस व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस भी नहीं हुआ था। इसके बावजूद नेतन्याहू उसको अपने साथ मीटिंग में बैठाते थे और वो उसको सारी जानकारियां थी कि सरकार के भीतर क्या क्या चर्चा चल रही है। सरकार मतलब पूरी जो अभी तो सरकार नेशनल गवर्नमेंट है तो सभी पार्टियां हैं उसमें, सेना के प्रतिनिधि हैं, पुलिस के प्रतिनिधि हैं, तो ये सबसे टॉप लेवल पर क्या सोच चल रही है इस सब की जानकारी उस व्यक्ति को थी। जो एक जानकारी इसी दरमियान लीक हुई है वो ये है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू
और जो सेना का लीडरशिप है, इसमें मतभेद लंबे समय से चल रहे हैं। सेना युद्ध जल्द से जल्द रोकना चाहती है, क्योंकि अंत में युद्ध में जो मारे जाते हैं वो सैनिक होते हैं। अंत में युद्ध में जिनकी जो लोग विकलांग होते हैं वो सेना के होते हैं, नुकसान सेना को होता है। पॉलिटिकल लीडर्स का तो कोई अपना व्यक्तिगत कुछ दांव पे नहीं होता है। और नेतन्याहू सेना के लीडरशिप की सलाह को नजरअंदाज कर लगातार युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें यह भी अब ये चर्चा इसी सिलसिले में आई है कि नेतन्याहू इसलिए कर रहे हैं कि ये उनका वहाँ पर स्वार्थ है। वो जानते हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, उनके जो उन्होंने कानून बनाया जिसमें न्यायपालिका और महिलाओं के अधिकारों को नियंत्रित करने की कोशिश की गई, इसके खिलाफ 7 अक्टूबर 2023 के पहले उनके खिलाफ बहुत ही मजबूत आंदोलन चल रहा था देश में। लाखों लोग सड़कों पे आ रहे थे। ये तो युद्ध शुरू होने से परिस्थितियां बदल गई। लेकिन अब अगर युद्ध ठहर जाता है तो फिर वो सारे मामले उठेंगे। ये मामला उठेगा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने कैसे इजराइल की जो बहुप्रचारित खुफिया एजेंसी थी उसको भेद दिया, उनकी सुरक्षा प्रणाली को भेद दिया और वहाँ उसने आकर हमास के लोग अटैक करने में सफल रहे। इन सारे सवाल ये पब्लिक डोमेन में ना आए, वहाँ चर्चा इसके ऊपर ना हो, क्योंकि इसमें नेतन्याहू का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा हुआ है। और अब चूंकि व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा हुआ है तो वो युद्ध को जारी रखना चाहते हैं, वो युद्ध खत्म नहीं करना चाहते हैं अपने देश की कीमत पे, अपनी सेना की कीमत पर। और ये जो हालात हैं जिसमें इजराइल बिल्कुल घिरा हुआ दिखता है, उन हालात के बीच में भी ये ठीक है कि इजराइल के पक्ष में एक बहुत मजबूत जो बात है वो है कि अमेरिका का साथ उसको मिला हुआ है। 5 नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी जीते, उससे मिलने वाले समर्थन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और जायनिस्ट लॉबी के और भी ज़्यादा बड़े सपोर्टर हैं। और लेकिन जो दूसरा ये कमला हैरिस और डेमोक्रेट पार्टी है, ये भी उतनी ही बड़े। कि हम लोगों ने पिछले 1 साल में देखा कि कैसे बाइडेन और कमला हैरिस के प्रशासन ने वहाँ जेनोसाइड में वो सहभागी बने, उनको हथियार दिया, उनको धन दिया। लेकिन ये परिस्थितियां जो हैं, अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अमेरिका में, मैं एक बात और जोड़ दूं, डेमोक्रेटिक पार्टी की हम लोग बात कर रहे थे तो, कि बिल क्लिंटन ने अभी 2-3 दिन पहले, जो पहले राष्ट्रपति थे डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, कमला हैरिस के पक्ष में प्रचार करने गए थे, जिसमें उन्होंने गजा में जो हुआ है, जो मानव संघार हुआ है, 43,000 लोग मारे जा रहे हैं, इसको जस्टिफाइड किया। और इसका उन्होंने कारण बताया कि शुरुआत तो हमास ने की, हमास ने पहले हमला किया, हमास ने उनकी आबादी को मारा, तो अब उसके बाद इजराइल के पास क्या चाह था, ये कह के उन्होंने इस इतने बड़े मानव संघार का समर्थन किया। इसको लेकर अमेरिका के भीतर भी बहुत ज़्यादा बेचैनी, और ख़ासकर उन समूहों में जो नौजवान हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, जो अरब मूल के मुस्लिम हैं, उनमें फैली है। और ये बिल्कुल परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं कि मिशिगन और कुछ और राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए उन्होंने और मुश्किल खड़ी कर दी ये बयान देकर, क्योंकि उन राज्यों में अरब मूल के मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं और उनका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परंपरागत रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते रहे। इसी बीच एक और कहानी सामने आई है कि ये कमला हैरिस किस तरह के दो मुँहे चेहरा इनका एक सामने आया है कि उन्होंने 2 तरह के विज्ञापन दिए हैं। जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ उन्होंने जो विज्ञापन दिया है उसमें उन्होंने अपने को इस रूप में पेश किया है कि वही गजा को बचा सकती हैं, वो युद्ध विराम कराना चाहती हैं, वो अगर आएंगी तो इजराइल पर दबाव बनाकर युद्ध विराम लागू कराएंगी। और जो यहूदी इलाके हैं, जो यहूदी समुदाय हैं, उनके बीच उन्होंने अपने को इजराइल के संरक्षक के रूप में पेश किया है। तो इस तरह अमेरिका के चुनाव में इजराइल और जो फिलिस्तीन और लेबनान का जो लड़ाई है, एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि इस चुनाव में कमला हैरिस की अगर हार होती है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए जो सबसे प्रमुख कारण होगा वो मानव संघार में उनका साथ बनना होगा। केवल इससे मुस्लिम और अरब मूल के लोग नाराज नहीं हैं, बल्कि इससे
जो नौजवान देश के छात्र, और उसको हम लोगों ने देखा कि वो कितनी बड़ी संख्या में है जब उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कैंप लगाए थे फिलिस्तीनियों के समर्थन में। ये परिस्थितियां एक तरफ जो ये इस युद्ध की वहाँ बनी हुई हैं, नेतन्याहू लगातार युद्ध को टालने में, युद्ध को आगे बढ़ाने में आमादा हैं उसके ऊपर, लेकिन परिस्थिति ये पैदा हो गई है देश के भीतर जो उनको भारी पड़ सकती है कि सेना के साथ उनकी खाई बढ़ती जा रही है। सेना, जो अभी 2-3 खबरें हैं ये इस बात की पुष्टि करती हैं, तो सेना के साथ जो बढ़ती हुई खाई है उनकी, वो क्या कहाँ तक जाएगी अभी हम लोगों को पता नहीं है, उसका नतीजा क्या होगा। लेकिन अगर सेना और पुलिस के लोगों ने उनके एक खास व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उसके आधार पर ये खबरें दी गई कि ये व्यक्ति जासूसी कर रहा था, जर्मनी के अखबार के लिए खुफिया सूचनाएं जारी कर रहा था, और सूचनाएं ये थी कि सेना युद्ध उसमें एक सूचना थी, सेना युद्ध रोकना चाहती है, नेतन्याहू अपने स्वार्थ के आधार पर युद्ध चलाना चाहते हैं। तो युद्ध ने इजराइल के भीतर कितनी बड़ी फूट पैदा कर दी है, वहाँ मनोबल का क्या हालत है, ये सारी चीज़ें उसमें सामने आती हैं। हमारी नज़र लगातार पश्चिम एशिया पर बनी हुई है और अमेरिका के चुनाव पे भी बनी हुई है। हम वहाँ पर जो ताज़ा अपडेट होगा वो आपके पास लेकर आते रहेंगे। आज बस इतना ही। आज आप सबको मेरा नमस्कार।